हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य की क्लास मैंने शुरू की हुई है न्यू बैच 2023-24 वालों के लिए। और आपका यूनिट नंबर 1 जो है उसमें आपको पढ़ना है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, यही आपका यूनिट नंबर 1 है, जिसमें आपको 5 या 6 ऐसे टॉपिक हैं। आपके सिलेबस में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लोग देखे ही होंगे अपना सिलेबस जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। देखिए, यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है मैंने, हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, जो आपका पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक है आपका हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास। हिंदी में जो उपन्यास है, उपन्यास को इंग्लिश में नॉवेल कहा जाता है, तो उसका उद्भव कैसे हुआ और फिर उसका विकास किस तरह से होता गया, किस किस युग में। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको पढ़नी है, आज की वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। तो देखते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाले विद्वान हिंदी साहित्य की लगभग प्रत्येक विधा का स्रोत ऋग्वेद में खोज निकालते हैं। यानी कि ऋग्वेद जो है तो हिंदी के जो महान विद्वान हैं उन्होंने लगभग हिंदी की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे हिंदी कहानी हो, उपन्यास हो या फिर आलो, जितनी भी है आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता चुकी हो, तो उन सभी की खोज ऋग्वेद में कर चुके हैं। अतः उन्होंने हिंदी उपन्यास का भी आधार ऋग्वेद में पाए जाने वाले यम, यमी या फिर पुरूरवा, उर्वशी आदि के संवादों को स्वीकार किया है। ये मनीषी बृहद कथा, पंचतंत्र, जातक कथा साहित्य, दश कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा, वासवदत्ता, हर्षचरित, कादम्बनी, हितोपदेश, तिलक मंजरी कथा, सरित सागर, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, पद्मावत ढोला, मारूरा दुहा आदि आख्यानक ग्रंथों को हिंदी उपन्यास की पृष्ठभूमि स्वीकार करते हैं। यहाँ पे जितने भी ग्रंथों के आपने नाम अभी देखे, तो हिंदी के जो महान विद्वान रहे हैं उन्होंने बताया कि ये जितने भी ग्रंथ हैं इनमें कहीं ना कहीं हमें उपन्यास की पृष्ठभूमि मिलती है। तो कहीं ना कहीं उपन्यास का जो उद्भव है इन्हीं सभी ग्रंथों में हुआ है और फिर वहीं से हिंदी के अलग अलग युग में, जैसे प्रेमचंद्र युग, फिर प्रेमचंद्रोत्तर युग, छायावादी युग, ऐसी तरह से आगे चल के सभी युग में उपन्यास का विकास हुआ है और सभी लेखकों ने उसको लिखकर उसको विकसित किया है। तो वस्तुतः हिंदी में उपन्यास शब्द बंगला से लिया गया है, बंगला की भाषा से। बंगला में भी इस विधा के साहित्य का सृजन आंग्ल भाषा के नोबल साहित्य से प्रभावित होकर ही हुआ है और अतः हिंदी के उपन्यासों पर अंग्रेजी के उपन्यासों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इंग्लिश में भी आप नॉवेल पढ़ते हैं तो इंग्लिश नॉवेल का कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ा है हिंदी के नॉवेल पर, यानी उपन्यास पर। और देखिए, भारतेंदु युग में प्रथम बार हिंदी में बंगला के प्रतिष्ठित उपन्यासकार बंकिम चंद्र, रमेश चंद्र दत्त या फिर चंडी शरण सेन आदि ने उपन्यासों का अनुवाद किया और तथा कुछ मौलिक उपन्यास भी इन्होंने लिखे। इस प्रकार हिंदी के उपन्यासों का वास्तविक आरंभ जो है बाबू हरिश्चंद्र के समय से ही हुआ। याद रखिएगा कि हिंदी का वास्तविक उपन्यास की शुरुआत कब से हुई, तो बाबू हरिश्चंद्र के समय से हुई। और इसके पहले की अगर बात करें कि किस तरह से पृष्ठभूमि मिलती है हमें हिंदी उपन्यास की, तो इन सभी ग्रंथों में मिलती है जो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा है, जिस पर बंगला उपन्यास का बहुत ज़्यादा प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। जो बाबू हरिश्चंद्र के समय के उपन्यास थे उन पर बंगला उपन्यास का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, पहला है प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास। इस काल में हिंदी उपन्यास का विकास हुआ। सन 1882 से लेकर लगभग 1918 ईस्वी तक भी हिंदी का उपन्यास बहुत जैसे तेज़ी से बढ़ा। और देखिए, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद्र को ही केंद्र मानकर 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है हिंदी उपन्यास को, जिसमें पहला काल है प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास।
टाइम पीरियड याद रखिएगा 1882 से 1918 तक। देखिए प्राय विद्वानों की मान्यता है कि लाला श्रीनिवास का जो उपन्यास है जिसका नाम है परीक्षा गुरु, जिसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने, तो वो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, कुछ विद्वान मानते हैं। और आचार्य शुक्ल ने पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी विरचित का भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास घोषित किया है। यानी अलग अलग विद्वानों में मत है, कोई परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास कहता है, कोई भाग्यवती को कहता है। तो भाग्यवती वस्तुतः सामाजिक उपन्यास है जिसकी नायिका भाग्यवती में ही नहीं बल्कि समस्त पात्रों में आदर्श गुणों की स्थापना की गई है। और उपन्यासकार ने सत असत का द्वंद्व प्रदर्शित करने का अच्छा प्रयत्न भी किया है। और आचार्य शुक्ल ने बाद में स्वयं ही अपने उक्त मत का खंडन कर दिया था कि लाला श्रीनिवास के परीक्षा गुरु को ही प्राथमिकता का महत्व दिया था, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने क्या बताया था कि श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती हिंदी का पहला उपन्यास है, और कुछ विद्वानों ने श्रीनिवास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना, लेकिन फिर बाद में स्वयं आचार्य शुक्ल ने भी परीक्षा गुरु को ही पहला उपन्यास मान लिया। इसकी रचना सन 1882 में पाश्चात्य ढंग पर की गई थी। पाश्चात्य ढंग तो आप जानते ही हैं कि वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग। परीक्षा ही मनुष्य को अपने मित्र का बोध कराती है और विपत्ति आने पर ही मानव का यह समझ पाता है कि उसका वास्तविक हितैषी कौन है, और यही इस उपन्यास का वर्ण्य विषय है। देखिए सही बात है कि जब किसी व्यक्ति पर परेशानी आती है तभी वो जान पाता है कि कौन उसके साथ उसकी परेशानी में साथ देता है और कौन उसकी परेशानी के समय उससे मुंह मोड़ता है। तो परीक्षा गुरु के प्रकाशन के 4 वर्ष बाद ही पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी का प्रकाशन हुआ। पंडित बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास जिसका नाम था नूतन ब्रह्मचारी 4 साल बाद प्रकाशित हुआ, और बालक अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर देश को उन्नति के शिखर तक पहुंचा है। यही इस उपन्यास की रचना का उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट होगा वो जितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा, अपने देश को उन्नति की दिशा की तरफ लेकर जाएगा। तो जो नाटक था नूतन ब्रह्मचारी, उसकी पूरी थीम यही थी। भट्ट जी का दूसरा उपन्यास था 100 अजान एक सुजान, और दुष्टों के संग में पड़कर किस प्रकार धनी युवक बिगड़ते हैं तथा सज्जन शुभ चिंतकों द्वारा किस प्रकार उनका उद्धार किया है, यही इस उपन्यास में प्रदर्शित किया गया है। देखिए सन 1893 में रामनगर चंपारण राज्य के पंडित देवी प्रसाद शर्मा उपाध्याय ने एक उपन्यास लिखा। उपन्यास का नाम था सुंदर सरोजनी। बहुत रोचक उपन्यास लिखा देवी प्रसाद शर्मा ने, और इस उपन्यास की मुख्य कथा नायक सुंदर और नायिका सरोजनी के स्वप्न दर्शन जन्य सफल की प्रेम कहानी है। यानी इस उपन्यास में जो नायक सुंदर और नायिका सरोजनी है, दोनों के प्रेम की इसमें कहानी का उन्होंने वर्णन किया है। अब देखिए दूसरा युग है प्रेमचंद्र युगीन हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद्र के युग में हिंदी उपन्यास अपने ऊंचाइयों पर पहुंचता है, क्योंकि प्रेमचंद्र को ही हिंदी उपन्यास का सम्राट माना जाता है। इन्होंने जो उपन्यास लिखे इस तरह से लिखे और मानव जीवन का इतना अच्छा चित्रण किया है कि बस पढ़ने योग्य है। आप इनका जब भी उपन्यास पढ़ेंगे तो आपके दिल को छू जाएगा, इतना अच्छा चित्रण ये करते हैं अपने उपन्यास में। इसी कारण इन्हें हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। तो इसके पहले वाला जो काल हमने देखा वो प्रेमचंद्र के पूर्व का उपन्यास था, जो 1882 से 1918 तक। अब प्रेमचंद्र युग में हिंदी उपन्यास हम देखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपसे हिंदी उपन्यास के बारे में पूछ दे तो आप प्रेमचंद्र युग के हिंदी उपन्यास के बारे में ये चीज़ें लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में। बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ते हैं इसको। उपन्यास को मानव जीवन के समीप लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो प्रेमचंद्र को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही उपन्यास को मनुष्य के जीवन के बहुत करीब ला दिया और मनुष्य के जीवन का उसमें ऐसा चित्रण खींचा है कि बस आप देखेंगे और पढ़ते जाएंगे, उसमें खो जाएंगे।
एक आलोचक ने उचित ही लिखा है। कोई व्यक्ति, कोई विद्वान है जिन्होंने लिखा है, प्रेमचंद्र के पदार्पण के पूर्व तक हिंदी उपन्यास मानो किसी अविकसित कलिका की भांति मौन था और निष्पन्द था, चेतनाहीन था। मतलब ये किसी व्यक्ति ने लिखा है कि प्रेमचंद्र के आने से पहले हिंदी का उपन्यास में बहुत सन्नाटा था, उतना वो नहीं था, उतना मज़ा नहीं था। लेकिन दिवाकर की प्रथम रश्मियों की तरह प्रेमचंद्र की पावन कला का पुनीत स्पर्श पाकर मानो वह जाग उठा। मतलब प्रेमचंद्र के पहले ये उपन्यास मानो सो रहा था, जब प्रेमचंद्र ने हिंदी उपन्यास को लिखना शुरू किया तो मानो वो जाग कर रोशनी की तरह खिल उठा और जाग उठा, और हिंदी का उपन्यास मुस्कुराने लगा जब प्रेमचंद्र ने हिंदी उपन्यास को लिखना शुरू किया। वास्तव में प्रेमचंद्र से पूर्व जितने भी उपन्यास लिखे गए उनका अपना ऐतिहासिक महत्व तो है, लेकिन प्रेमचंद्र तथा उनके पश्चात के जो उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे उनकी तुलना में वे नगण्य से हैं, क्योंकि प्रेमचंद्र से पहले हिंदी का उपन्यास बहुत शांत था। प्रेमचंद्र के आने के बाद ये खिल उठा, मुस्कुराने लगा, और प्रेमचंद्र के बाद जितने भी उपन्यास लिखे गए तो कहीं ना कहीं वो पहले की तुलना में बहुत अच्छे हैं। प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यासों को मानव जीवन की पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया है, जो मनुष्य का जीवन है, जो जीवन हम जीते हैं। तो प्रेमचंद्र ने जो भी उपन्यास लिखे हैं, जो भी नावल लिखे हैं, तो उसमें मनुष्य के जीवन के बारे में लिखा है। मनुष्य जो चीज़ें अपने जीवन में करता है, देखता है, हर चीज़ के बारे में लिखा है। उन्होंने अपने उपन्यासों द्वारा किसानों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में एक्सप्लेन किया, ग्रामीण जीवन की दुर्बलता और गरीबी के बारे में एक्सप्लेन किया, और विधवाओं एवं वेश्याओं की समस्या के बारे में उन्होंने अपने नावल में लिखा कि किस तरह क्या समस्याएं उनकी होती हैं समाज के अंदर, और ऐसा चित्रण किया अपने उपन्यास का कि बहुत फेमस ये हो गए। समाज की कुरीतियों के बारे में, हिंदू मुस्लिम एक के बारे में, ज़मींदारों तथा पुलिस के अत्याचार आदि तत्कालीन या गांधी युगीन सभी प्रकार के प्रश्नों पर प्रकाश डाला है इन्होंने अपने उपन्यास में। सेवा सदन में उन्होंने सुमन पात्र द्वारा तत्कालीन वेश्याओं के जीवन की समस्या का चित्रण कर उनके सुधार के उपाय भी बतलाए हैं। सेवा सदन आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा उपन्यास है इनका। देखिए प्रेमाश्रम जो प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो प्रेमचंद्र ने इसमें ग्रामीण जीवन की झांकी को चित्रांकित करने का प्रयास किया है, यानी कि ग्रामीण जीवन के बारे में सब कुछ अपने उपन्यास प्रेमाश्रम में उन्होंने लिखा है। इसमें ग्रामीण जीवन से संबंधित जो ज़मींदार होते हैं, पटवारी, जो मुंशी होते हैं, वकील होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, पुलिस या अफसर होते हैं, आदि वर्ग का चित्रण इस प्रकार से किया है कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि इनके द्वारा ग्रामीण जनता भयंकर रूप से आक्रांत है। यानी कि जो भी डॉक्टर, अफसर, वकील, मुंशी, पटवारी, ज़मींदार होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे गाँव की जनता किस तरह से भयभीत होती है, डरती है। तो इन सारी चीज़ों का उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन अपने उपन्यास प्रेमाश्रम में किया है। उसके अलावा देखिए प्रेमचंद्र का एक बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास है रंगभूमि। तो रंगभूमि में प्रेमचंद्र जी ने कला का पर्याप्त विकसित रूप प्राप्त होता है, और इस उपन्यास में उन्होंने सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए गांव, नगर, कर्तव्य, प्रेम, सुख दुख, आशा, सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और भारतीय जीवन में क्रांति की भावना का इन्होंने बीजारोपण भी किया है कि भारतीय जीवन में, ग्रामीण जीवन में किस तरह से क्रांति लेकर आया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, जिससे सारी चीज़ें सही हो जाए। तो प्रेमचंद्र ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उन्होंने उसमें मनुष्य के जीवन को ही पृष्ठभूमि बनाया है, और उस पर उन्होंने अपना उपन्यास लिखा है जो कि बहुत लोकप्रिय और फेमस है। तीसरा युग है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास में कैसे उपन्यास लिखे गए और किस तरह से विकसित हुआ, देखिए जैसे जैसे युग बढ़ रहा था उसमें उपन्यास का विकास होता चला जा रहा था। अगर हम देखते हैं तो प्रेमचंद्र के युग में हिंदी उपन्यास अपनी ऊंचाइयों पर था, और उस समय जो उपन्यास लिखे गए आज भी बहुत लोकप्रिय हैं और हर कोई उन्हें पसंद करता है। प्रेमचंद्र के युग तक लिखे उपन्यासों में विभिन्न प्रवृत्तियों के स्पष्ट लक्षण नहीं मिलते थे, लेकिन बाद में जो उपन्यास लिखे गए उनमें विभिन्न प्रवृत्तियां उभर कर सामने आईं, और वो
प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, जैसे कि कोई सामाजिक उपन्यास हो, व्यक्तिवादी उपन्यास हो। तो इस तरह के उपन्यास प्रेमचंद युग में भी उभर कर सामने नहीं आए। तो प्रेमचंदोत्तर युग में वो दिखे हमें, तो जिसमें पहला है सामाजिक उपन्यास। तो प्रेमचंदोत्तर युग में सामाजिक उपन्यास भी लिखे गए। इस श्रेणी के प्रमुख उपन्यासकार में नाम आता है सियाराम शरण गुप्त का, विशंबर नाथ कौशिक का, अमृतलाल नागर तथा फनी शंवरनाथ रेणु का। तो ये सब सामाजिक उपन्यास इन्होंने लिखे प्रेमचंदोत्तर युग में। और सियाराम शरण गुप्त द्वारा विरचित उपन्यास है एक गोद और अंतिम, आकांक्षा तथा नारी। ये सभी उपन्यास लिखे गए सियाराम शरण गुप्त के द्वारा। और इन उपन्यासों में प्रायः सभी पात्र भारतीय संस्कृति के उपासक रहे हैं। तो भारतीय समाज का भी कहीं ना कहीं इसमें हमें दृश्य देखने को मिलता है। विशंबर नाथ कौशिक द्वारा लिखा गया उपन्यास माँ। अगला है भिखारिणी। ये सब श्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास हैं, जिसमें जीर्ण शीर्ण आवरण के अंदर छिपे एक महान हृदय का स्पंदन मुखरित हुआ है। उसके अलावा अमृतलाल नागर ने महाकाल में बंगाल के दुर्भिक्ष की समस्या का चित्रण किया है। महाकाल उपन्यास है अमृतलाल नागर का, जिसमें बंगाल की दुर्भिक्ष जो समस्या है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। सेठ बाकमेल में सामाजिक अत्याचार का चित्रण अमृतलाल जी ने किया है। सेठ बाकमेल अमृतलाल जी का ही उपन्यास है, जिसमें सामाजिक अत्याचार के बारे में उन्होंने लिखा है। उसके अलावा इनका और एक और उपन्यास है बूंद और समुद्र। इसमें सामयिक चेतनाओं का सुंदर चित्रण अमृतलाल नागर ने किया है। अगला देखिए फनी शंवरनाथ रेणु जी का उपन्यास है मैला आंचल। और उसके अलावा परती परी कथा में देहातों की आत्मा में होने वाले आलोड़न और विभोज की झांकी के बारे में इन्होंने लिखा है। तो ये सामाजिक उपन्यास प्रेमचंदोत्तर युग में लिखे गए। दूसरा उपन्यास जो लिखा गया प्रेमचंदोत्तर युग में वो था व्यक्तिवादी उपन्यास। देखिए व्यक्तिवादी उपन्यास में जिन उपन्यासकारों का नाम प्रसिद्ध है वो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी, उपेंद्र नाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल, उषा देवी मिश्रा आदि। ये सभी महत्वपूर्ण और लोकप्रिय व्यक्तिवादी उपन्यासकार थे। देखिए भगवती प्रसाद वाजपेयी ने उपन्यास लिखा पतिता की साधना, दो बहनें, चलते चलते आदि। जो कॉमा के अंदर है इन्वर्टेड कॉमा में वही उपन्यास लिखे। ध्यान दीजिएगा जितने भी उपन्यास हैं उपन्यासकारों के वो कॉमा के अंदर लिखे गए हैं। जिसमें पात्रों के व्यक्तिगत चरित्र को उभारा गया है, यानी कि पतिता की साधना या दो बहनें, ये जो उपन्यास भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखे हैं, इसमें उन्होंने अपने इसमें जो भी कैरेक्टर होंगे इन उपन्यास में उनके चरित्र के बारे में एक्सप्लेन किया है, कैसा चरित्र है उनका। उसके अलावा उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है गिरती दीवारें, गर्मराख, बड़ी बड़ी आँखें तथा सितारों का खेल। इन उपन्यासों में भी चरित्र एक ही सांचे में ढाले गए हैं। यानी व्यक्तिवादी उपन्यास में जो भी उपन्यास लिखे गए तो जो कैरेक्टर होते थे उपन्यास के अंदर उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को दिखाया जाता था। रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास है चढ़ती धूप। उसके अलावा नई इमारत, उल्का तथा मरु प्रदीप उपन्यासों में व्यक्तिगत सुख दुख, आशा आकांक्षा की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है कि व्यक्ति कब सुख दुख होता है, उसकी आशाओं के बारे में, उसकी आकांक्षाओं के बारे में रामेश्वर शुक्ल ने लिखा है अपने उपन्यास चढ़ती धूप या नई इमारत या उल्का में। उसके अलावा है लक्ष्मी नारायण लाल ने धरती की आंखें, ये उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का। बयां का घोंसला और सांप में ग्रामीण जीवन का चित्रण इन्होंने किया है।
तो ये सारे प्रेमचंदोत्तर युग के व्यक्तिवादी उपन्यास हैं, जिसमें मैंने आपको उपन्यासकारों के नाम और उनके उपन्यास भी बताए हैं। तो आज की वीडियो में हमने प्रेमचंदोत्तर युग और प्रेमचंद्र युग से पहले के उपन्यास के बारे में पूरा समझ लिया है। इतना आपको पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी उपन्यास से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जितना चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप इतना याद करके चले जाएंगे तो आप इजीली उनको लिख लेंगे। बस हेडिंग बाय हेडिंग आप चीज़ों को याद रखिएगा, और हर युग के उपन्यासकार और उनके उपन्यास के नाम आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी एग्ज़ाम के टाइम। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी तरह एक सीक्वेंस में आपके हर सब्जेक्ट की क्लास चैनल पे चल रही है, तो उनके लिए भी विजिट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।